एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी। फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है? उस आदमी ने अपने पत्नी का नाम बता दिया। भगवान हंसकर बोले, पूरा सिस्टम तो मैंने फॉर्मेट कर दिया, लेकिन फिर भी वायरस रह गया। तो मैं किसी को परेशान करने के उद्देश्य से, कोई भी महिला को परेशान करने के उद्देश्य से ये बात नहीं कह रहा हूं। अगर आपको किसी को ठेस पहुंची होंगी तो मुझे माफ कीजिएगा, हाथ जोड़कर मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं एक जोक के माध्यम से आपको बता रहा हूं। तो वायरस इतना खतरनाक होता है कि आपको बीमार गिरा सकता है, इतना खतरनाक हो सकता है कि आप भगवान को प्यारे भी हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आज हम देखने वाले हैं अ बैटल बिटवीन वायरस एंड सेल्स। हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स है, जिसको कोशिका होते हैं, कोशिका और वायरस के बीच में हम बैटल देखने वाले, लड़ाई देखने वाले। और इस लड़ाई को बहुत ही मजेदार ढंग से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप ये सोचिएगा, जब ये आप वीडियो सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो आप आपकी आंखें बंद कर लीजिएगा और दिमाग में, मन में एक विचार लाइए कि ये सब आपके साथ घटित हो रहा है, ये सब चीजें आपके साथ घटित हो रही है। तभी आपको आज के वीडियो का मजा आएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर में इम्यून सिस्टम क्यों जरूरी है। तो इसके साथ साथ मैं एक पेंडुलम डाउजिंग भी करता हूं। और पेंडुलम डाउजिंग का मतलब यह होता है कि अगर आपको मालूम नहीं है आपको हीमोहिम पर डे कितने लेना है, आपको कोई बोलता है 2 लो, कोई बोलता है 4 लो, कोई बोलता है 10 लो, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि पर डे आपको कितने हीमोहिम लेना चाहिए। इवन और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, वो भी मैं सजेस्ट कर सकता हूं पर डे आपको कितने लेना चाहिए। और साथ ही साथ आपको इससे कितने दिन में आराम मिल सकता है, आपको कितने दिन में आपके सेहत में सुधार हो सकता है, ये सब चीज़ों का गाइडेंस मैं आपको कर सकता हूं। तो उसके लिए सिर्फ आपको एक फ़ोन घुमाना है, मुझसे बात करना है और बात करके एक छोटी सी फी पे करनी है। उसके अगेंस्ट में आपके जवाब, आपके जो सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो को आंखें बंद करके ये सोचिए आपके साथ एक घटित हो रहा है, ठीक है? क्या आप जानते हैं, जब आप किराना दुकान, सब्जी मंडी, किसी और चीज की खरीदारी के लिए, बिल भरने के लिए, बच्चों का फॉर्म भरने के लिए जब किसी लाइन में लगते हो, तब किसी ने अगर आप पर छींक मार दी या छींक देता है कोई, तो ये कोल्ड वायरस आपके लंग्स, ये जो लंग्स होते हैं हमारे फेफड़े में घुस जाता है, आपके वायु मार्ग के लाइनिंग सेल पे लैंड करता है। सेल यानी कोशिकाएं। तो क्या होता है, जब कोई आप पर छींक देता है तो ये जो हमारा मुंह है या ये नाक है, इसके थ्रू यहां से ऐसा अंदर फेफड़ों के अंदर में वो वायरस चला जाता है और लैंड करता है हमारे लाइनिंग के सेल के ऊपर में। जिस तरह एरोप्लेन जब उड़ता है ऐसा, और उतरते वक्त ऐसा जब लैंड करता है वायु पट्टी के ऊपर में, उस तरह से हमारे शरीर के अंदर में जो हमारा लाइनिंग सेल होता है, उसके ऊपर में हमारे नाक या मुंह के माध्यम से, वायु मार्ग के माध्यम से जाकर वहां वायरस लैंड करता है। आप बहुत होशियार लोग हैं, मेरे से कई ज्यादा होशियार हैं, मेरे को बहुत कम जानकारी है। आप जानते ही होंगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाली हर जीवित वस्तु सेल से बनी हुई होती है। जितनी भी वस्तु इस पृथ्वी पे जीवित है, वो सभी की सब, झाड़ पौधे भी सेल से बने हुए होते हैं। सबसे छोटा बैक्टीरिया, आपको लगता होगा सबसे छोटा बैक्टीरिया, इतना सा बैक्टीरिया जो हमारे आंख से दिखता भी नहीं, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? तो सबसे छोटा बैक्टीरिया यानी एकल कोशिका जीव भी आपके लिए विशाल ब्लू व्हेल समान है। विशाल ब्लू व्हेल यानी जब आप समुद्र में डुबकी लगाए, समुद्र के अंदर आप नीचे गए हुए और सामने से विशाल व्हेल आपके सामने आ रही है, तो आपको विशाल व्हेल तो निगल लेगा ना। उसी तरह ये एकल कोशिका वाला जो बैक्टीरिया होता है, इतना खतरनाक होता है, उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो ब्लू व्हेल समान हमको निगल सकता है। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका सेल मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, एक प्रकार की पतली झिल्ली हम बोल सकते हैं उसको। यह एक प्रकार का थिक फ्लेक्सिबल लेयर होती है। यह फैट्स एंड प्रोटीन से बनी होती है। ये जो लेयर है ये फैट से बनती है और प्रोटीन से बनती है, जो आंतरिक घटकों यानी सेल्स को घेरती है, जो भी हमारी कोशिका है उनको घेरती है और उनकी रक्षा करती है। जैसे जवान सरहद पर हमारे देश की रक्षा करता है। जो हमारा सेल होता है उसके ऊपर में एक मेम्ब्रेन बना होता है, एक परत बनी हुई रहती है। वो परत
जो होती है वो रक्षा करती है हमारे सेल्स की, अंदर वाले सेल्स की। जैसे हमारे सरहद पे जो शत्रु से लड़ने के लिए हमारे सैनिक खड़े होते और हमारी देश की रक्षा करते, उसी तरह ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो रक्षा करते हैं हमारे सेल्स की। अच्छा, यहां भी एक बहुत मजेदार बात है, ये जो प्रोटेक्शन होता है ना सेल का, सेल मेम्ब्रेन्स का, ये सेमी परमिसिबल होता है, यानी किसी सब्सटेंस को अंदर जाने की परमिशन देना, पर हर किसी को नहीं। बात पे गौर कीजिएगा, सेमी परमिसिबल यानी किसी को परमिशन देना पर हर किसी को नहीं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। यह ऐसा है, जब हम मूवी देखने जाते तो हॉल में जाने की परमिशन के लिए हमको टिकट लेनी पड़ती है, बिना टिकट वाले को उस हॉल के अंदर में एंट्री नहीं होती। इसी तरह यहां भी सेमी परमिसिबल है, यानी जिनके पास टिकट है, जिनकी पहचान है, जिनकी दोस्ती है, उनको ही वहां से एंट्री मिलती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, वो कवर्ड होते टीनी प्रोजेक्शन से, यानी सभी टीनी प्रोजेक्शन फंक्शनल होते। जितने भी टीनी प्रोजेक्शन है उसके ऊपर में, सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर में, ये पूरे के पूरे फंक्शनल यानी कार्यरत होते, जिसको माइक्रोविली कहते। या टीनी प्रोजेक्शंस को माइक्रोविली कहते, जो माइक्रोफिलामेंट्स एंड साइटोप्लाज्म के नेटवर्क से बने होते। किसके नेटवर्क से? माइक्रोफिलामेंट्स एंड साइटोप्लाज्म के नेटवर्क से बने हुए होते। यह मदद करने वाले सेल्स होते, एक दूसरे को मदद करने वाले सेल्स होते। या बात करें तो न्यूट्रिएंट्स को बाइंडिंग करते, जो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बाइंडिंग करते, और जब सेल्स को रिक्वायर्ड होता है तो इसको पहुंचाने का काम भी करते। जब हमारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है तब उनको पहुंचाने का काम भी करते। इसे पड़ोसी धर्म निभाना भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट ये अलग चीज है, उसको बाइंडिंग करने का काम करते, किसी और सेल्स का काम ये करते, इसीलिए इसको मैं कह रहा हूं, इसको पड़ोसी धर्म निभाना भी बोलते। हमारे पड़ोसी धर्म निभाते ना, किसी के घर में कोई शक्कर नहीं है, कुछ नहीं, तो हमारा पड़ोसी हमारे आके मांगता है, हक से मांगता है, हम उसको दे देते वो चीज, उस वक्त उसका हम काम निकाल देते। इसी तरह जो काम किसी और का होता है उस काम में मदद करते, इसीलिए यहां कहा जाता है कि पड़ोसी धर्म निभाने का भी काम करते हैं। एनिमल एंड प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होते, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है। एनिमल के अंदर में और प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन जो सेल वॉल होती है ना, वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही होती है, जो प्लांट्स को प्लांट का स्ट्रक्चर देती है। आपने देखा होगा प्लांट का ऐसी टहनियां होती है, अलग अलग तरह से टहनी निकली हुई रहती है, जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट सेल्स को मिलता है। और यह रिजिड सेलुलोज से बनता है, एक तरह का रिजिड यानी कठोर सेलुलोज होता है, उससे बनता है। अब और मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। दरअसल छींकने के कारण, आपके ऊपर कोई छींका, तो छींकने के कारण जो वायरस आपके फेफड़ों में गया या लंग्स में गया, वायु मार्ग में, वह जो वायरस होता है ना, वो वायरस काफी डरपोक होता है। हमारे दुनिया के अंदर भी बहुत सारे डरपोक होते हैं, हमारे लोग होते हैं, आजू बाजू में भी आपने देखा होगा। उसी तरह ये जो वायरस है, जो छींकने के कारण हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है, ये काफी डरपोक होता है। वह दोस्त, अच्छा दोस्त होने का नाटक करता है और सेल मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन से उनसे दोस्ती करके जुड़ जाता है और सेल मेम्ब्रेन दोस्त को अंदर भेज देती है। भैया हमारे घर कोई दोस्त आता है तो हम उसको हमारे घर के अंदर ले जाते, पूरा घर भी दिखाते हैं ना, वैसा ही सेल मेम्ब्रेन उसको अपने घर के अंदर भेज देती है। जब वायरस अंदर जाता है तब उन सेल्स को समझ में आता है उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने दुश्मन को अंदर भेज दिया। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, कोई हमारा दुश्मन होता है, दोस्त बनकर आता है, हम उसको हर चीज बता देते हैं और बाद में हमको बहुत बड़ी तकलीफ होती है, समझ में आता है कि दोस्त नहीं दुश्मन है। ऐसे ही जब वायरस अंदर चले जाता है सेल के, तब सेल मेम्ब्रेन्स को पता चलता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमने दुश्मन को हमारे घर के अंदर भेज दिया है। अब क्या करें, इस दुविधा में सेल्स रहते हैं। तब स्पेशल एंजाइम यानी एक प्रकार का प्रोटीन, स्पेशल एंजाइम एक प्रकार का जिसको हम प्रोटीन कहे या हम कहे एंटीबॉडीज होती है, इस सिचुएशन में सामने आती है। जब कोई दुश्मन हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है सेल्स के अंदर में, तब हमारी एंटीबॉडी सामने आती है, वह वायरस को चॉप करती है, वायरस को ऐसे टुकड़े टुकड़े में चॉप कर देती है। एक कुशल शेप सब्जियों को जिस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे काटता है, जो चॉपिंग बोर्ड एक शेप जिस तरह से काटता है ना, उस तरह इस वायरस को वो जो स्पेशल एंजाइम से वो
चॉपिंग करके छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े कर देती है और छोटे छोटे पीसेस करने के बाद उसी सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू बाहर का रास्ता दिखा देती है। जो सेल मेम्ब्रेन से वो अंदर घुसे थे, यानी जिस दरवाजे से अंदर घुसे थे उसी दरवाजे से उनको बाहर का रास्ता दिखा देती है। सेल मेम्ब्रेन्स उन वायरस के टुकड़ों को पकड़कर पड़ोसी जो आजू बाजू के लोग हैं उनको आक्रमणकारी जो है उनको उनके बारे में बताता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, उन टुकड़ों को पकड़ता है, ऐसा हाथ में निचोड़ पकड़ लिया उसने, और आजू बाजू के जो भी उनके पड़ोसी होते हैं उनको इन आक्रमणकारियों के बारे में बताते। पड़ोसी सेल इस वार्निंग को देखते और तुरंत एक्शन में आ जाते। एक जगह से, एक घर से निकल गया, लेकिन आजू बाजू के घर में सूचित करने का काम भी हम करते हैं हमारे घर में अगर कुछ हो जाता है तो। इसी तरह यह सेल मेम्ब्रेन जिसके घर में ये वायरस घुसा था, जब वो बाहर निकलता उसको पकड़ता और आजू बाजू के जो घर होते, जो आजू बाजू के सेल्स होते, उनको सूचित, उनको सावधान करने का काम करता है। तो जब पड़ोसी सेल इस वार्निंग को देखते तुरंत एक्शन में आ जाते और एंटीबॉडीज बनाते। एक तरह का प्रोटीन है वो आक्रमणकारी वायरस पे अटैक करता है और उनको मारने का काम करता है, किल करने का काम करता है। यह जो किल करने की प्रोसेस है, या हम बात करें एंटीबॉडीज बनाने की जो प्रोसेस है, वो न्यूक्लियस में स्टार्ट होती है। मोटा मोटा समझे तो न्यूक्लियस यानी हमारा डीएनए है, हमारा जो डीएनए है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। उसी के अंदर में एंटीबॉडीज बनाने का काम होता है। जैसे कोई भी काम करने का एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे आपने देखा होगा, आपको कोई भी काम करना है, आपको बिल्डिंग बनाना है तो भी उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है। आपको कोई भी काम करना है, आपको फैक्ट्री भी बनाना है तो उसका ब्लूप्रिंट होता है। उसी तरह न्यूक्लियस यानी जो डीएनए, हमारे शरीर का जो डीएनए, वो एक ब्लूप्रिंट है। हमारे शरीर में जो चीजें काम करती है, हर एक चीज उसका ब्लूप्रिंट यानी आवर डीएनए, हमारा जो डीएनए, जो न्यूक्लियस है, एक प्रकार का ब्लूप्रिंट है जो सेल्स को बताते हाउ टू मेक एवरीथिंग, हर एक चीज को कैसे बनाया जाए, हाउ टू मेक एवरीथिंग। इसके लिए हमारे बॉडी को काम करने की जरूरत होती है। जब ये सब चीजें बनाना है तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको काम करने की जरूरत होती है। हमारे डीएनए का कुछ भाग, डीएनए के अंदर में जब ब्लूप्रिंट होती है तो कुछ भागों में उसमें इंस्ट्रक्शन से भरा हुआ होता है। यानी किसी को कुछ कोई इंस्ट्रक्शंस देना, किसी चीज को, हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स है उनको इंस्ट्रक्शंस पहुंचाने का काम भी हमारा डीएनए का होता है। तो इंस्ट्रक्शन से भरा हुआ होता है, वो हमारे सेल्स को बताते एंटीबॉडीज कैसे बनाते। तो एंटीबॉडीज बनाने का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस भी हमारे डीएनए में छुपा हुआ होता है एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट के अंदर में। तो एंटीबॉडीज कैसे बनाते वो हमारा डीएनए बताता है सेल्स को। तो ये जो प्रोसेस है उसमें न्यूक्लियस में जो एंजाइम्स होते वह डीएनए की सही जगह ढूंढते। जो न्यूक्लियस में जो एंजाइम्स मिलते हैं वो डीएनए में जाते हैं और कहाँ ये इंफॉर्मेशन छुपी हुई है एंटीबॉडीज बनाने की, वो ढूंढते। इंफॉर्मेशन ढूंढने के बाद उस इंस्ट्रक्शंस की वो कॉपी बनाते। जैसे हम किसी चीज की कॉपी बनाते हैं, हमको कोई पेज है तो पेज की कॉपी करने के लिए हम जेरोक्स निकालते हैं ना, हमारे को चाहिए तो कॉपी उसकी। इसी तरह जो इंस्ट्रक्शन है कैसे काम करता है, कैसे एंटीबॉडीज बनाती है, उस डीएनए के जो प्रोसेस है उसको ये लोग कॉपी करते हैं। इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इन लोगों को जो कॉपी करते उनको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। यह मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में से बाहर निकलते, जो न्यूक्लियस है उसमें से बाहर निकलते और आदेश को पूरा करने के लिए बाहर जाते हैं। कौन सा आदेश? एंटीबॉडीज कैसे बनाते, इस शरीर को उनको बताना है ना, हर एक सेल को उनको बताना है। तो इस आदेश को पूरा करने के लिए जो आरएनए है, जैसा डीएनए होता है वैसा एक आरएनए भी होता है, वो शरीर के बाहर निकलता है और आदेश को पूरा करता है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए होता है ना, वो राइबोसोम, एक प्रकार राइबोसोम करके क्या है मैं आगे बताता हूं, राइबोसोम से ट्रैवल करते। राइबोसोम एक स्ट्रक्चर है जो आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। हमारे शरीर में देखिए इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, डमरू टाइप एक स्ट्रक्चर होता है, एक में से जुड़ा हुआ होता है, उसको आरएनए कहते हैं। ठीक है, हमारे सेल्स में लगभग 10 मिलियन राइबोसोम होते। कितने? 10 मिलियन राइबोसोम होते। यह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मैंने बताया आपको डमरू शेप में एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं, डमरू शेप के अंदर में। और इनका आकार, स्ट्रक्चर बोले तो रिबन के समान होता है। जुड़े होने के कारण एक तरह का रिबन के समान इनका स्ट्रक्चर होता है। इनको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी कहते हैं। अगर साइंटिफिक नाम देखें हम इनको तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इनको कहा जाता है। राइबोसोम न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। जो न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शन राइबोसोम को आती है, क्योंकि
न्यूक्लियस क्या करता है, आपको बता रहा है आपके शरीर को किस तरह से आपको एंटीबॉडीज बनाना है। तो राइबोसोम क्या करता है, न्यूक्लियस ने जो इंस्ट्रक्शन उसको दी, किस चीज की इंस्ट्रक्शन दी, एंटीबॉडीज बनाने की, उसको रीड करता है, उसको पढ़ता है, वो अमीनो एसिड को लेते हैं। उसके बाद जो राइबोसोम है वो अमीनो एसिड को कलेक्ट करता है और एक दूसरे से लिंक करता है, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक चेन रहती है, इसलिए एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं वन बाय वन, एक दूसरे से कनेक्ट करते वन बाय वन एक दूसरे से कनेक्ट करते एंटीबॉडी प्रोटीन बनाने के लिए। किस चीज के लिए, एंटीबॉडी प्रोटीन बनाने के लिए एक दूसरे से वो कनेक्ट करते ताकि वायरस से फाइट करने के लिए रेडी हो सके। तो राइबोसोम के माध्यम से एक वायरस से फाइट बनाने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते, एक तरह का प्रिपरेशन ये करके रेडी हो जाते। पर यह सब कार्य करने के पहले जो एंटीबॉडीज होती है ना, उनको अपने घर को छोड़ना पड़ता है। बिना घर के बाहर जाए लड़ा तो नहीं जा सकता ना। जैसे जिस तरह हमारे देश के सैनिक होते हैं, उनको सरहद पे जाने के लिए अपना घर छोड़ के सरहद पे जाना पड़ता है, तभी वो दुश्मन से लड़ सकते हैं। इसी तरह एंटीबॉडी को अपना घर छोड़ना पड़ता है और घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है। तो एंटीबॉडी जो गोल्गी एपरेटस करके होता है, वो जो एपरेटस है उसके ऊपर उसके और जाती है, उसके ऊपर नहीं, इट मींस उसके तरफ जाती है और उसके बाद में वह सेल्स को आउटसाइड डिलीवरी के लिए पैकिंग करता है। जो गोल्गी एपरेटस है वो सेल्स को पैकिंग करता है। किस तरह का मटेरियल होता है पैकिंग के लिए, जैसा मेम्ब्रेन के ऊपर जो मटेरियल होता है, एक तरह का फुगे टाइप मटेरियल बोलूं, उसी तरह के मटेरियल से इनको पैक किया जाता है। गोल्गी जो एपरेटस है वो एंटीबॉडी को डायरेक्शन भी देता है, रास्ता बताता है, डायरेक्शन, जिस तरह आप सेल के किनारे तक पहुंच सकते हैं। वो जो सेल्स का जो किनारा है, आखिरी छोर है, वहां आप कैसे पहुंच सकते हैं, ये डायरेक्शन भी गोल्गी एपरेटस देता है एंटीबॉडी को। जब एंटीबॉडी उस सेल पहुंचती है, उस किनारे पे पहुंचती है, तब एंटीबॉडी के जो सराउंडिंग है, आजू बाजू का बबल जो होता है, वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है। एंटीबॉडी बाहर निकलती है और जो एक बबल छोड़ देती है, वो बबल सेल मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है। सेल एंटीबॉडी को बाहर भेजता है। अब बबल निकल गया, एक पोर्शन बाहर निकल गया, जैसे रॉकेट है, समझिए आप, रॉकेट ये देखिए रॉकेट है, ये रॉकेट यहां से निकला, यहां से यहां तक तो जुड़ा हुआ है, जब बाहर ऊपर जाता है तो ये भाग छूट जाता है ना। वैसे ही एंटीबॉडी का जो छोटा वाला एक भाग होता है बबल वाला, वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है और रॉकेट बाहर निकल जाए ना, वो जो एंटीबॉडी है वो सेल के बाहर निकल जाती है और एंटीबॉडी वायरस को खोजने के लिए पूरे शरीर के अंदर में भ्रमण करती है और बचा हुआ बबल ब्रेक डाउन होता है। जो बचा हुआ बबल है, जो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, वो ब्रेक डाउन होता है। जो ब्रेक डाउन जो होता है वो लाइसोसोम करके एक सेल से द्वारा वो ब्रेक डाउन होता है और बार बार रिसाइकल किया जाता है, क्योंकि वापस वो एंटीबॉडीज रिटर्न आने वाली है ना। जब किसी को मारकर जब वापस एंटीबॉडीज रिटर्न आएंगी तब उसको नीचे वाला भाग लगेगा ना जुड़ने के लिए, इसीलिए उसको बार बार रिसाइकल किया जाता है। यह करने के लिए सेल्स को एनर्जी कहां से मिलती है। अब एनर्जी लगेंगी उस सेल्स को, कुछ तो एनर्जी लगेंगे ना, जैसे हमको शरीर को खाना लगता है, उसी तरह उस सेल्स को भी एनर्जी लगेंगी ताकि उनको बार बार रिसाइकल किया जाए जब तक एंटीबॉडीज रिटर्न नहीं आती। तो यहां सामने आता है माइक्रोकोन्ड्रिया, एक प्रकार का माइक्रोकोन्ड्रिया ने एक तरह का सेल्स ही बोल सकते हैं हम, एक तरह का मेम्ब्रेन बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। एनर्जी बनाने के लिए माइटोकोन्ड्रिया ऑक्सीजन लेती है। हमारे शरीर से हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो माइटोकोन्ड्रिया लेती है। यही एकमात्र कारण है जिसके कारण हम सांस लेते हैं। हम जो सांस लेते हैं ना, वो हमारे शरीर के अंदर में माइक्रोकोन्ड्रिया करके जो एक मेम्ब्रेन होते हैं, उसके लिए हम ये सांस लेते हैं। और माइक्रोकोन्ड्रिया क्या करता है, सांस उसको लग जाती है, ऑक्सीजन लगता है, ऑक्सीजन के साथ में उसको इलेक्ट्रॉन लगता है और इलेक्ट्रॉन को वो ऐड करता है। जो हमको फूड से मिलता है, जो हम खाना खाते हैं उससे इलेक्ट्रॉन मिलता है, वह भी इलेक्ट्रॉन माइटोकोन्ड्रिया को लगता है, क्योंकि उसको एनर्जी देनी पड़ती है। वाटर से मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है, उसमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब हम पानी पीते हैं उससे जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उस बनाने की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसका नाम है एटीपी। इसको एटीपी के नाम से जाना जाता है। इस सेल्स इनका उपयोग उनके हर पार्ट्स को पावर देने के लिए करते हैं। हमारे शरीर में जितने भी सेल्स है, ये जो एटीपी का उपयोग है ना, उनको पावर देने के लिए करते हैं। सभी सेल्स के पार्ट्स जो एक साथ काम करना होता है, हमारे शरीर के जितने भी सेल्स है, जितने भी
बात करूं छोटे छोटे सेल्स जो भी होंगे हमारे शरीर के अंदर में, उनको अगर काम करना है तो एक साथ काम करना पड़ता है। अलग अलग काम करके कोई कुछ भी साध्य नहीं हो सकता। तो पूरे शरीर के जो सेल्स है उनको एक साथ काम करना पड़ता है ताकि किसी भी वायरस से वो फाइट कर सके। यह कोशिकाएं बहुत सारी होती है हमारे शरीर के अंदर में, जो सेल्स होते हैं बहुत सारे होते हैं। एज पर साइंटिफिक 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। कितने ट्रिलियन सेल होते हैं? 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अब इन सेल्स को काम करना है, अच्छा काम करना है तो एक साथ काम करना पड़ता है। और ये सब चीजें करने के लिए जो एंटीबॉडीज होती है, कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर में घुस जाता है तो एंटीवायरस को भी अपना रोल निभाना पड़ता है पूरे शरीर में घूम घूम के। अगर हमारे शरीर में सोचिए आप, एक क्षण के लिए सोचिएगा, अगर हमारे शरीर में हमारा एंटीबॉडीज ही कम बनती हो, हमारा शरीर के अंदर में हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुकी हो, तो जो वायरस फर्स्ट टाइम हमारे सेल मेम्ब्रेन से दोस्ती करके जब हमारे सेल के अंदर इंसर्ट हो गया, तब उसको बाहर कैसे निकलेगा? तब उसको चॉप कर करके बाहर कैसे निकाल सकते हैं हम? क्योंकि हमारे शरीर के एंटीबॉडी जो है, हमारे शरीर के जो इम्यून पावर है वो ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है। वो वायरस को पहचान नहीं पा रही, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, तो उसको वहां से बाहर नहीं निकाल सकती। चलो मान लेता हूं अगर वहां से बाहर निकाल भी दी, छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर फिर शरीर के भेज दिया गया उसको, लेकिन वो कहीं से भी फिर से वो टुकड़े अटैक करके हमारे सेल्स के अंदर चले गए और हमारे शरीर के अंदर में घूमना चालू कर दिए, तो फिर अगर हमारी एंटीबॉडीज या हमारा इम्यून पावर कमजोर है तो उनको ढूंढ के नष्ट कैसे करेगा? तो बीमार गिरने का मेन कारण होता है हमारे शरीर की इम्यून पावर कमजोर होना। और इम्यून पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे शरीर के अंदर में कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया के कारण ही होती है। और वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम जो होती है ना, वो सफिशिएंट होती है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना हमारा काम है, ना कि दवाई खा के ठीक होना। हमारे इम्यून सिस्टम को अगर हम स्ट्रांग बना दे तो हमारी इम्यूनिटी में इतनी ताकत होती है कि शरीर के अंदर में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश कर जाए तो उसको नष्ट कर सकते हैं। ये आज के एग्जाम्पल से या आज के स्टोरी के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। इसीलिए हीमोहिम हर घर की, हर इंसान की जरूरत है, क्योंकि हीमोहिम आपके इम्यून पावर को बूस्ट करता है। जब आपका इम्यून पावर बूस्ट हो जाएगा तो आप किसी भी वायरस से, किसी भी बैक्टीरिया से लड़ सकते। आप नहीं, आपका शरीर लड़ेगा। आपका शरीर कैसे कार्य करता है, जो बैटल है एक वायरस और एक कोशिका के बीच, सेल्स के बीच, मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूं। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे और हीमोहिम क्यों जरूरी है इसका महत्व भी आप समझ चुके होंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। हर किसी को भी अगर हीमोहिम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां मुझसे आप संपर्क करें। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।